नमस्कार बच्चों, मैं नेहा श्रीवास्तव राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से आपका विज्ञान की इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 का अध्याय 1 शुरू करेंगे और इस अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। बच्चों, इस अध्याय को हमने 2 भागों में बांट दिया है। तो आज पहले वीडियो में हम निम्न 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए देखें वो 4 बिंदु कौन कौन से हैं। पहला, पदार्थ की परिभाषा एवं परिचय। दूसरा, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तीसरा, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण एवं चौथा, पदार्थ की अवस्थाएं। तो आइए हम अपने पहले पार्ट से शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने अपने आसपास अगर देखा होगा तो आपको अनेक प्रकार की वस्तुएं दिखाई देंगी और सभी वस्तुएं आकार एवं बनावट में एक दूसरे से भिन्न होंगी। जैसे कि अगर मैं मान लूं कि मैं यहाँ जिस कमरे में खड़ी हूँ उसमें अपने आसपास नजर दौड़ाऊं तो मुझे क्या क्या दिखेगा। मुझे खिड़की, दरवाजे, पेन, ये बोर्ड, बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देंगी और ये जितनी वस्तुएं मुझे दिखाई दे रही हैं उन सभी में द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती हैं या उसका कोई ना कोई आयतन होता है। तो ऐसी सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती हैं वह वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती हैं उन्हें हम कहते हैं पदार्थ या मैटर। तो बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वह है पदार्थ या मैटर। तो क्या होता है ये पदार्थ या मैटर, आइए हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, वह सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती हैं अर्थात उनका कोई ना कोई आयतन होता है, उन सभी वस्तुओं को हम कहते हैं पदार्थ। जैसे भोजन, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, पानी, हवा इत्यादि। तो ये सारी वस्तुओं को हमने पदार्थ माना है क्योंकि इन सभी में द्रव्यमान होता है तथा यह कोई ना कोई स्थान अवश्य घेरती हैं। बच्चों, आज की डेट में तो हम द्रव्यमान और आयतन की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में मनुष्य अपने वातावरण को लेकर सजग नहीं था। प्राचीन काल में भी जो दार्शनिक हुआ करते थे उन्होंने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। और ये जो 5 मूल तत्व थे ये क्या क्या थे? ये थे जल, पृथ्वी, आकाश, वायु तथा अग्नि। और ऐसा माना जाता था कि इस पृथ्वी की सभी वस्तुएं, चाहे वो जीवित हो या वो निर्जीव हो, सभी की सभी इन 5 तत्वों से मिलकर के बनी होती हैं। तो यह तो हो गई प्राचीन दार्शनिकों की बात। आइए हम अब देखते हैं कि हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को उनकी रासायनिक प्रकृति और उनके भौतिक गुणधर्म के आधार पर 2 भागों में किस प्रकार बांटा है। बच्चों, ये जो रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ को बांटा गया है इसमें हम चर्चा करेंगे कि पदार्थ किन किन तत्वों का मिलकर के बना हुआ है और उसके ये जो तत्व हैं वो मिलकर के जो यौगिक बनाते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म क्या क्या हैं। लेकिन इस रासायनिक प्रकृति की चर्चा आप आगे के अध्याय में करेंगे। आज के इस अध्याय में हम पदार्थ के भौतिक गुणधर्म और स्वरूप की चर्चा ही करेंगे। तो पदार्थ के भौतिक गुणधर्म या स्वरूप में सबसे पहले हम यह चर्चा करेंगे कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है या वह सतत या कंटिन्यूअस होता है। और दूसरी चर्चा हम यह करेंगे कि यदि पदार्थ कणों से मिलकर के बना है तो उन कणों का आकार छोटा है या वह आकार में बड़े हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह चर्चा करते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना है या पदार्थ सतत होता है। तो बच्चों, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और इस एक्सपेरिमेंट में आप देखिए कि हमने क्या किया है। बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक बीकर में जल ले लिया है और जल का स्तर यहाँ पर मार्क कर दिया है, वाटर लेवल को हमने मार्क कर दिया है। अब हमने एक चम्मच में नमक या चीनी, कुछ भी ले लीजिए आप, उसको इस बीकर में डाल दिया है और अच्छी तरह से हिला दिया है। और जब यह अच्छी तरह से हिल जाए तब आप नोटिस करेंगे कि जल के स्तर में कोई भी वृद्धि नहीं हुई या जो वाटर लेवल है वो जहां पहले था वहीं पर वाटर लेवल अब भी है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने निष्कर्ष क्या निकाला? इस एक्सपेरिमेंट से हमने निष्कर्ष निकाला कि जो नमक था या जो चीनी आपने ली थी वह अवश्य ही
पानी के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में जाकर के एडजस्ट हो गया होगा, या उसने पानी के कणों के बीच में उपस्थित रिक्त स्थानों को ग्रहण कर लिया होगा, अन्यथा वाटर का लेवल जरूर बढ़ जाता। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने दो चीजें सिद्ध की। पहली तो यह सिद्ध की कि पदार्थ सतत नहीं होता है बल्कि कणों से मिलकर के बना होता है, और दूसरी हमने यह भी सिद्ध कर ली कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान उपस्थित होता है। तो बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट से हमने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि पदार्थ सतत नहीं होता बल्कि कणों से मिलकर के बना होता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि पदार्थ यदि कणों से मिलकर के बना है तो उसके कण आकार में छोटे हैं या आकार में बड़े हैं। इसके लिए हम फिर से एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में आप देखिए कि यहाँ पर हमने एक बीकर में फिर से पानी ले लिया है और हमने पोटेशियम परमैंगनेट जो बैंगनी कलर का क्रिस्टल होता है उसको ले लिया और उसके एक या दो क्रिस्टल इस बीकर के जल में डाल दिया। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का एक या दो क्रिस्टल डाला, यह पूरा 100 ml पानी कलराइज्ड हो गया या इसमें बैंगनी रंग आ गया। अब आप एक दूसरा बीकर लीजिए और इसमें 90 ml पानी ले लीजिए और इसमें पहले बीकर में से 10 ml रंगीन पानी लेकर के इस बीकर में डाल दीजिए ताकि इसका आयतन फिर से 100 ml हो जाए। अब आप देखेंगे कि यह जो बीकर था इसमें भी रंग आ गया। अब आप ये एक्सपेरिमेंट 7 से 8 बार रिपीट करिए, मतलब कि हर बार आप 90 ml पानी लीजिए और पिछले वाले बीकर में से 10 ml रंगीन पानी इसमें डाल दीजिए। तो आइए देखें कि ऐसा करने के पश्चात हमें दिखाई क्या देगा। बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल मात्र से पानी का बहुत अधिक आयतन रंगीन हो गया, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो जैसे हम एक बीकर से दूसरे बीकर पर बढ़ते जाते हैं यह रंग हल्का पड़ता चला जाता है, लेकिन आपको रंग मिलेगा। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे यह सिद्ध हुआ कि एक छोटे से पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल ने पानी के बहुत अधिक आयतन को रंगीन कर दिया। तो ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में बहुत ज्यादा कण उपस्थित होंगे, और एक छोटे से क्रिस्टल में यदि बहुत ज्यादा कण उपस्थित हैं तो अवश्य ही उनका आकार या उनकी साइज बहुत छोटी होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सिद्ध किया? इस एक्सपेरिमेंट से बच्चों हमने यह सिद्ध कर लिया कि पोटेशियम परमैंगनेट या किसी पदार्थ के एक छोटे से क्रिस्टल में भी असंख्य कण उपस्थित होते हैं। तो बच्चों, पदार्थ के भौतिक स्वरूप में हमने दो चीजें सिद्ध कर ली। पहली तो यह सिद्ध कर ली कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना है, और दूसरी हमने यह सिद्ध कर ली कि इन कणों का आकार अति सूक्ष्म होता है, इतना छोटा होता है कि हम इसे नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। आइए अब यह सिद्ध करने के बाद कि कणों से मिलकर के बना है पदार्थ और कणों की साइज भी बहुत छोटी होती है, अब हम इन कणों के अभिलाक्षणिक गुणों की चर्चा करते हैं। तो हम शुरू करते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो बच्चों, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण यहाँ पे आपको दर्शाए गए हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक पदार्थ लिया है और ये उसके कणों को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि कणों के बीच में रिक्त स्थान उपस्थित है। आप देखिए यहाँ सभी कणों के बीच में रिक्त स्थान उपस्थित है, और रिक्त स्थान होने के कारण यह पदार्थ के कण उस रिक्त स्थान में निरंतर गतिशील रहते हैं। तो ये जो कण हैं ये इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहते हैं, और बच्चों इनके बीच में आकर्षण बल भी कार्य करता है। जितनी कम दूरी होगी कणों के बीच में उतना ही अधिक इनके मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा। बच्चों, ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इस 3 पॉइंट को यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो विज्ञान तब तक किसी कथन को सत्य नहीं मानता जब तक वह सिद्ध ना हो जाए। तो आप भी पहले यह देख लीजिए कि इस 3 पॉइंट्स को हम किस प्रकार सिद्ध करते हैं, और तब यह आपके लिए जानना और पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए हम इनमें से एक एक पॉइंट को सिद्ध करके देखते हैं। बच्चों, इसमें ये जो पहला पॉइंट है पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान, इसको हम पदार्थ के भौतिक स्वरूप में पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। आप देखिए इस वाले एक्सपेरिमेंट में कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना है, हमने यह भी सिद्ध किया था
कि जो नमक के कण पानी में गायब हो गए, तो वो कहाँ गायब हुए थे? वह पानी के बीच में उपस्थित रिक्त स्थान में गायब हुए थे। तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण का जो पहला पॉइंट था कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान उपस्थित होता है, उसको हम यहाँ पर पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। क्योंकि पानी के कण के बीच में यदि रिक्त स्थान उपस्थित नहीं होगा तो जल स्तर में वृद्धि हो गई होती, जो कि नहीं हुई। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये सिद्ध कर लिया था कि कणों के बीच में रिक्त स्थान उपस्थित होता है। आइए अब जो दूसरा पॉइंट है हम उसकी चर्चा करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो बच्चों, अब हम पदार्थ के कणों की गतिशीलता के बारे में पढ़ेंगे और यह भी पढ़ेंगे कि सभी कणों की गतिशीलता एक बराबर नहीं होती, और यह भी सिद्ध करेंगे कि यदि तापमान बदल दिया जाए तो पदार्थ के कणों की गतिशीलता पर प्रभाव पड़ता है। तो इसको हम एक एक एक्सपेरिमेंट से सिद्ध करते चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं वह निरंतर गतिशील होते हैं। तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से सिद्ध करेंगे। बच्चों, आप इस डायग्राम में देखिए, आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक अगरबत्ती जल रही है। बच्चों, मान लीजिए इस कमरे के एक कोने में मैंने एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दी, और अगर आपको इस अगरबत्ती का सुगंध लेना हो तो आपको उस अगरबत्ती के बहुत नजदीक जाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको उसकी थोड़ी बहुत सुगंध पता चल पाएगी। लेकिन यदि मैं इस अगरबत्ती को जला दूं तो आप अगर दूर दरवाजे पर भी खड़े हों तो आपको अगरबत्ती के कणों की सुगंध मिल जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? जब हमने अगरबत्ती को जलाया तो अगरबत्ती से जो सुगंध के कण निकले उनकी गतिशीलता बहुत अधिक थी। वह बड़ी ही आसानी से स्वतः ही हवा के कणों के बीच में मिल गए और गतिशील होने के कारण आपकी नाक तक पहुंच गए और आपको अगरबत्ती के कणों की सुगंध मिल गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपने क्या समझा? आपने यह समझा कि पदार्थ के कण यदि गतिशील नहीं होते तो आपकी नाक तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचते। और इसमें एक चीज और छुपी हुई है, पदार्थ के जो सुगंध के कण थे वह हवा के कणों के बीच में स्वतः ही मिल गए और गतिशील होने के कारण आपकी नाक तक पहुंच गए। पदार्थ का यह गुण जिसमें पदार्थ का एक कण दूसरे पदार्थ के कण से स्वतः ही मिल जाता है, इस गुण को हम कहते हैं विसरण का गुण। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपने यह सिद्ध कर लिया कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि यह विसरण क्या होता है। बच्चों, यह जो विसरण होता है या इसको अंग्रेजी में हम डिफ्यूजन कहते हैं। विसरण में आप देखिए कि क्या होता है। विसरण में पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः ही गति करते रहते हैं जब तक कि सभी जगह की सांद्रता एक समान ना हो जाए, और इस गुण को हम विसरण कहते हैं। इसी गुण के कारण अलग अलग पदार्थों के कण एक दूसरे में मिलकर के एक समान मिश्रण बनाते हैं। जैसा कि आपने अगरबत्ती वाले एक्सपेरिमेंट में देखा और समझा। क्या हुआ था वहां पे? जब आपने अगरबत्ती जलाई थी तो अगरबत्ती से निकलने वाला जो धुआं था वह एक ही स्थान पर एकत्रित था, अर्थात उसकी सांद्रता वहां पर अधिक थी। लेकिन धीरे धीरे वह गतिशील होने के कारण क्या किया उसने? वह हवा के कणों के बीच में मिल गया और गतिशीलता के कारण वह शीघ्र ही पूरे कमरे में फैल गया। तब तक फैलता रहा जब तक कि सभी जगह की सांद्रता एक समान नहीं हो गई। इसीलिए कमरे के हर कोने में अगरबत्ती का सुगंध आपको मिल जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने यह सिद्ध कर लिया कि यदि दो अलग अलग पदार्थों के कण गतिशील हो तो वह विसरण के गुण के कारण एक दूसरे में मिल करके एक समान मिश्रण बना लेते हैं। तो यह था बच्चों विसरण का गुण। तो आइए अब हम चर्चा करेंगे कि सभी पदार्थ के कणों की गतिशीलता एक समान नहीं होती है। इसके लिए फिर हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों आप देखिए कि हमने दो बीकर लिए हैं। दोनों बीकर में एक बराबर पानी ले लिया है। एक बीकर में इंक या स्याही डाल दिया और जो दूसरा बीकर था उसमें हमने थोड़ा सा शहद डाल दिया। थोड़ी देर के पश्चात आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि जो स्याही आपने डाली थी वह पानी में तुरंत ही घुल गई, लेकिन जो शहद आपने डाला था वह पहले तो बर्तन की तली पर बैठ गया और घुलने में उसने बहुत ज्यादा समय लगाया। तो अब इस एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष क्या निकला? इस एक्सपेरिमेंट से बच्चों यह निष्कर्ष निकला कि जो स्याही के कण थे
उसका विसरण पानी में बहुत तेजी से हुआ, जबकि शहद के कणों का विसरण पानी में बहुत धीरे धीरे हुआ। ऐसा क्यों हुआ? बच्चों, शहद और स्याही के घनत्व में बहुत अंतर है। स्याही का घनत्व कम होता है और शहद का घनत्व ज्यादा होता है। क्या होता है यह घनत्व? एक दिए गए आयतन में पदार्थ के कणों का द्रव्यमान कितना है। अगर घनत्व कम है तो दिए गए आयतन में पदार्थ के कम कण उपस्थित हैं, और अगर कम कण उपस्थित हैं तो उनके बीच की दूरी अधिक होगी और उन कणों की गतिशीलता भी अधिक होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से बच्चों हमने यह सिद्ध किया कि सभी कणों की गतिशीलता एक समान नहीं होती। जिसका घनत्व कम होगा उसका विसरण दर अधिक होगा, क्योंकि यदि घनत्व कम होगा तो पदार्थ के कणों के बीच की दूरी अधिक होगी और उनकी गतिशीलता भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण उनका विसरण दर भी बढ़ जाएगा। तो आइए अब हम चर्चा करेंगे कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए भी आप एक एक्सपेरिमेंट देख लीजिए। हमने यहाँ पर फिर 2 बीकर लिए हैं। एक बीकर में गर्म पानी ले लिया और दूसरे बीकर में ठंडा पानी ले लिया। दोनों बीकर में एक एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल दिया। क्या हुआ? जिस बीकर में पानी गर्म था वहां पर पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जल्दी घुल गया, और जहां पर पानी ठंडा था वहां पर देर में घुला। तो इससे आपने क्या सिद्ध किया? इससे आपने यह सिद्ध किया कि गर्म पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टलों का विसरण तेजी से हुआ, अर्थात तापमान बढ़ने पर कणों की गतिशीलता बढ़ गई, जिसके कारण उनकी विसरण की दर बढ़ गई। तो बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट से हमने पदार्थ के कणों की गतिशीलता पर तापमान का प्रभाव जाना। अब बच्चों, जो तीसरा अभिलाक्षणिक गुण था वह यह था कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस गुण को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट और देखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में आप यहाँ पर देखिए 3 तरह के डांसेस मैंने आपको दिखाए। पहले डांस में जो डांसर्स हैं उन्होंने एक दूसरे को पीछे से कस के पकड़ रखा है, और दूसरे ग्रुप के जो डांसर्स हैं उन्होंने एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ रखा है, और जो तीसरे ग्रुप के डांसर्स हैं उन्होंने एक दूसरे के कंधे पर सिर्फ उंगली के सिरों से हाथ रखा हुआ है। और अगर अब मैं आपको कहूं कि इन तीनों मानव श्रृंखलाओं को आप तोड़िए, तो आप किस श्रृंखला को आसानी से तोड़ पाएंगे? आप इस वाले को तो बड़ी आसानी से तोड़ पाएंगे, लेकिन इसको तोड़ने के लिए आपको बहुत अधिक ताकत लगानी पड़ेगी। तो आप कहेंगे कि इस मानव श्रृंखला में मानवों के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक था, इसलिए आपको इसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक बल का प्रयोग करना पड़ा, और यहाँ पर आकर्षण बल कम था, जिसके कारण आपने इसे आसानी से तोड़ दिया। तो ये तो हुई मानव श्रृंखला की बात, लेकिन बच्चों ठीक इसी प्रकार पदार्थ के कणों के बीच में भी आकर्षण बल लगता है। आइए इसे भी हम एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमने 3 चीजें ली हुई हैं। पहला एक कील लिया हुआ है लोहे की, दूसरा चौक लिया है, और तीसरा रबर बैंड लिया है। और अब मैं आपसे कहूं कि एक हथौड़ा लीजिए और कील को एक बार में मार के तोड़ दीजिए, और दूसरा मैं आपसे कहूं कि आप इस चौक पर बल लगा करके इसको बुरादा बना दीजिए, तीसरा मैं आपसे कहूं कि इस रबर बैंड को खींच लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपने जब इस कील पर, लोहे की कील पर हथौड़ा मारा तो भी लोहे की कील नहीं टूटी, जबकि आपने थोड़ा ताकत लगा करके चौक का बुरादा बना लिया और रबर बैंड को भी आप बहुत ज्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपने क्या सीखा? इस एक्सपेरिमेंट से आपने सीखा कि लोहे की कील में जो कण उपस्थित थे जरूर उनके मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक रहा होगा, जिसके कारण आप ताकत लगा करके भी उस आकर्षण बल को तोड़ नहीं पाए। जबकि चौक के केस में क्या हुआ? कणों के मध्य आकर्षण बल कम रहा होगा, आपने बड़ी आसानी से उसका बुरादा बना लिया। तो आपने यहाँ पर देखा कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, और वो इस एक्सपेरिमेंट से सिद्ध भी हो जाता है। तो हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके पदार्थ के कणों के कई अभिलाक्षणिक गुणों को देखा। सबसे पहले हमने देखा कि नमक को जब हमने पानी में घोला तो उससे हमने सिद्ध किया कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। फिर हमने अगरबत्ती वाले क्रियाकलाप से यह सीखा कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं तथा विभिन्न पदार्थ के कण विसरण के गुण के कारण एक दूसरे में स्वतः ही मिल जाते हैं।
फिर हमने स्याही वाले क्रियाकलाप से देखा, उससे हमने क्या सीखा कि पदार्थ के कण का घनत्व यदि कम हो तो उसका विसरण दर उतना ही अधिक हो जाता है। फिर हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया था कि पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म पानी और ठंडे पानी में घोल लिया था। उससे हमने यह सिद्ध किया था कि तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गतिशीलता बढ़ जाती है, अर्थात उसका विसरण दर भी बढ़ जाता है। फिर हमने लोहे की कील वाली क्रियाकलाप से सीखा कि पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। तो बच्चों, इस प्रकार आपने पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणों को देखा और जाना। तो बच्चों, अब हम पदार्थ की अवस्थाओं की चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। बच्चों, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले हम इनका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। बच्चों, ठोस के कणों के बीच में आप देख सकते हैं कि दूरी बहुत कम होती है, अर्थात इनका आकर्षण बल एक दूसरे के प्रति बहुत अधिक होगा और इनके कणों की गतिशीलता भी बहुत कम होगी। फिर आप देखिए द्रव को। द्रव के कणों के बीच की जो दूरी होती है वह ठोस के कणों की अपेक्षा अधिक होती है, अर्थात इनके बीच की दूरी अधिक होने के कारण इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होगा और कणों की गतिशीलता ठोस की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा होगी। अब आइए गैसीय अवस्था को देखते हैं। गैसीय अवस्था के कणों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, तो इनके बीच की दूरी अधिक होने के कारण इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा कम होगा और आकर्षण बल कम होगा और दूरी अधिक होने के कारण इनके कणों की गतिशीलता बहुत अधिक होगी। तो आइए अब हम एक एक करके ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था के बाकी गुणों की चर्चा करेंगे। बच्चों, ठोस के कणों के बीच की दूरी और उनके बीच के आकर्षण बल की चर्चा हम कर चुके। ठोस के कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है और कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। यहाँ पर मान लीजिए कि हमने 3 ठोस लिए हैं और इन तीनों ठोस के बाहर यदि हम इनका चॉक की सहायता से आउटलाइन कर लें तो हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा कि हर ठोस का आकार निश्चित होता है, उसकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं तथा हर ठोस कोई ना कोई स्थान अवश्य घेरता है और उसका जो आयतन होता है वह नहीं बदलता, अर्थात उसका आयतन स्थिर होता है। अब यदि आप देखिए ठोस के पदार्थों में विसरण का गुण किस प्रकार होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई ईंट एक साथ रखे हुए हैं, लेकिन एक ईंट का दूसरे ईंट में मिश्रण नहीं तैयार हो रहा है, अर्थात यह एक दूसरे में नहीं मिल रहे हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि ठोस के पदार्थ के कणों के बीच में विसरण नहीं हो सकता। अब आइए अब हम ठोस के एक और गुण संपीड्यता की स्टडी करते हैं। बच्चों, संपीड्यता से तात्पर्य होता है कि आप किसी चीज को दबाइए और वह कितना दब सकता है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक दिया लिया, यदि मैं उस पर बाहर से बल लगाऊं तो वह दिए का आकार नहीं बदलेगा, यह जरूर हो सकता है कि वह दिया टूट जाए और इस टूटे हुए दिए के टुकड़ों को अगर आप फिर से मिलाइए तो आप देखेंगे कि फिर से दिए का शेप बन जाता है, अर्थात इनका आकार नहीं बदलता, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ठोस जो होते हैं वो दृढ़ होते हैं। अब बच्चों, आपने अभी ठोस के गुणों की चर्चा की कि उनका आकार निश्चित होता है, सीमाएं स्पष्ट होती हैं, आयतन स्थिर होता है, लेकिन कई ऐसे ठोस भी हैं जो इससे भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हम उन्हें ठोस मानेंगे? आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रबर बैंड लिया गया है और इस रबर बैंड को अगर आप खींचिए तो उसका आकार बदल जाता है। तो क्या आप इसे ठोस मानेंगे? हाँ, इसे हम ठोस मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि रबर बैंड का जो आकार बदल रहा है वह बाह्य बल के प्रभाव में बदल रहा है। जैसे बाह्य बल आप हटाते हैं, रबर बैंड पुनः अपना आकार ले लेता है। वो अलग बात है कि आप और अधिक खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न होता है कि चीनी और नमक को जिस बर्तन में रखें उसी का आकार ले लेता है, जबकि हमने पढ़ा है कि ठोस का आकार निश्चित होता है। बच्चों, इसमें यह पूछा गया है कि चूंकि चीनी और नमक को जिस बर्तन में रखें उसी का आकार ले लेता है, तो क्या इसे ठोस मानेंगे? हाँ, इसे भी ठोस माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि चीनी और नमक के अगर आप एक कण को देखें तो उस कण का आकार डिब्बे में रखने से नहीं बदल रहा है, अर्थात कणों का आकार निश्चित है, इसलिए इसे ठोस माना जाएगा।
अब आप यहाँ पे अगला गुण देखिए। अगला गुण हमने पढ़ा कि ठोस की जो संपीडितता होती है वो नगण्य होती है। यहाँ पर यदि आप स्पंज को दबाएं तो स्पंज दब जाता है, तो संपीडन का गुण तो स्पंज शो कर रहा है, तो क्या इसे हम ठोस मानेंगे? हाँ, इसे भी ठोस माना जाएगा, क्योंकि जब आप स्पंज को दबाते हैं तो स्पंज में जो छिद्र होता है उसमें उपस्थित जो हवा है वो बाहर निकलती है, कणों का आकार नहीं बदलता, तो हम इन तीनों को ठोस मानेंगे। तो इस प्रकार आपने ठोस अवस्था के बारे में जाना। आइए अब हम द्रव अवस्था की चर्चा करते हैं। बच्चों, द्रव अवस्था में आपने देखा कि कणों के बीच की दूरी ठोस के कणों की अपेक्षा अधिक तथा गैस के कणों की अपेक्षा कम होती है, और आपने यह भी देखा कि कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस के कणों की अपेक्षा कम तथा गैस के कणों की अपेक्षा अधिक होती है। आइए अब हम इनके आकार और आयतन की चर्चा करते हैं। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। इसके लिए आप देखिए, यहाँ पर हमने एक मेजरिंग सिलेंडर लिया है, एक कोनिकल फ्लास्क ले लिया है और एक बीकर ले लिया है। तीनों पर हमने 50 ml पर मार्क बना दिया। अब आप एक रंगीन पानी मेजरिंग सिलेंडर में ले करके इन दोनों में डाल दीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर रंगीन पानी ने बीकर का आकार ले लिया और यहाँ पर रंगीन पानी ने कोनिकल फ्लास्क का आकार ले लिया, अर्थात द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। लेकिन इन दोनों ही बर्तनों में जो द्रव का आयतन था वह 50 ml ही रह गया, अर्थात उसका आयतन जो था वह निश्चित होता है। अब यहाँ पर आप देखिए, यदि द्रव को हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेल दें तो क्या होगा? तो आप देखेंगे कि द्रवों में बहाव का गुण होता है और इनका आकार बदल जाता है, इसीलिए यह दृढ़ नहीं होते, और बहाव का गुण उपस्थित होने के कारण हम इन्हें तरल या फ्लूइड्स कहते हैं। अब आइए बच्चों, इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं द्रवों में विसरण के गुण का। बच्चों, द्रवों में ठोस, द्रव तथा गैस तीनों का ही विसरण बड़ी तेजी से होता है। आप यहाँ पर देखिए कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने पानी में चीनी को घोल दिया तो बड़ी आसानी से घुल गया, तो क्या हुआ? यह ठोस का द्रव में विसरण। और इस वाले एक्सपेरिमेंट में देखिए, हमने स्याही को पानी में घोल दिया तो यहाँ पर क्या हुआ? द्रव का द्रव में विसरण। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पानी में घुल जाना क्या दर्शाता है? गैस का द्रव में विसरण। बच्चों, यह जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाती है, यह जलीय जंतु तथा पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन जलीय जंतुओं और पौधों को श्वसन की क्रिया में मदद करती है, और जो जल में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह जलीय पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरी करने में मदद करता है। अब आइए इसके पश्चात बच्चों हम चर्चा करते हैं गैसीय अवस्था की। गैसीय अवस्था में आपने पढ़ा है कि कणों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है और कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। अब हम अगले गुण की चर्चा करते हैं, और अगला गुण है संपीड्यता। बच्चों, यहाँ पर हमने 3 पिस्टन लिए हैं, और आप देख सकते हैं कि पहले पिस्टन में हमने चॉक भर दिया, दूसरे पिस्टन में हमने पानी भर दिया, और तीसरे पिस्टन को हमने खाली छोड़ दिया, अर्थात उसमें वायु भरी है। तीनों के मुंह पे आप कॉर्क लगा दीजिए, और अब मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ पर बल लगाइए और इसको दबाने की कोशिश करिए। आप किस वाले पिस्टन को आसानी से दबा देंगे? आप जिसमें गैस भरा है उस पिस्टन को बड़ी ही आसानी से दबा देंगे, जबकि जिसमें ठोस भरा है उसको आप नहीं दबा सकते। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गैस के कणों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, तो जब आप बल लगाते हैं तो उनके कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है, अर्थात आप गैस के अधिक आयतन को बल लगा करके उसके आयतन को कम कर सकते हैं। और गैस के इसी गुण का उपयोग हम एलपीजी में करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? गैस के ऊपर बल लगाते हैं और उसके आयतन को कम कर देते हैं और उसे हम सिलेंडर में भर देते हैं। और बच्चों, ये जो कार में जो हम सिलेंडर सीएनजी का यूज करते हैं उसमें भी क्या किया जाता है? उसमें भी संपीडित गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि संपीड़न के गुण का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं गैस का गैस में विसरण किस प्रकार होता है।
बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाने की एक वस्तु रखी हुई है और इसकी सुगंध दूर तक उड़ करके आपकी नाक में पहुंच सकती है। तो क्या हुआ, खाने के गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई गैस से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि ज्यादा गतिज ऊर्जा और कणों के बीच ज्यादा जगह होने से गैस का गैस में विसरण जल्दी होता है। तो इस प्रकार हमने क्या सीखा कि गैसों में विसरण का गुण बहुत अधिक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चों गैसों में एक गुण और पाया जाता है, और वह क्या है बच्चों, गैस बर्तन की दीवार पर दाब लगाते हैं। आप देखिए ऐसा क्यों होता है। आपको पता है कि गैस के कणों के बीच में दूरी बहुत अधिक होती है या आकर्षण बल बहुत कम होता है। इस कारण यदि आप किसी बर्तन में गैस को भर दें तो वह आपस में भी टकराएंगे और बर्तन की दीवार पर भी टकराएंगे, और बर्तन की दीवार के प्रति इकाई क्षेत्र पर गैस के कणों द्वारा लगने वाले बल के कारण गैस का दबाव बनता चला जाता है। तो इस प्रकार बच्चों आपने ठोस अवस्था, द्रव अवस्था तथा गैसीय अवस्था के बारे में जाना, और इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें इनका तुलनात्मक अध्ययन दिखाया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये है बच्चों आपका आज का होमवर्क। तो बच्चों यह आज की वीडियो पर आधारित आपका होमवर्क है। आज की इस वीडियो में आपने पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणों को जाना एवं पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं के भौतिक गुणधर्म को समझा। अगली वीडियो में हम पदार्थ की एक अवस्था दूसरी अवस्था में कैसे बदलती है इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।